हेलो भैया, मैं सेकंड फ्लॉर पे स्टूडेंट। तो आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज श्वेत अध्याय के बारे में। ठीक है। तो ये जो श्वेत अध्याय है, इससे पहले हमने एक और चैप्टर देखा था, वो देखा था स्नेह अध्याय। और स्नेह अध्याय के बाद हम देखते हैं श्वेत अध्याय। जैसे हमने वहाँ पर रीजन बताया था कि स्नेह अध्याय सबसे पहले हम क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो स्नेह अध्याय है वो वात दोष को समन करता है, और वात दोष सबसे ज़्यादा जो रोग उत्पन्न करता है। आगे चल के देखोगे, वात अकेला ही 80 प्रकार के नानात्मक रोग को उत्पन्न करता है। नानात्मक मतलब कि केवल वात ही उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उन रोगों के लिए। ठीक। तो इसलिए सबसे पहले हमने वहाँ पर स्नेह अध्याय को देखा, और वहाँ पर ही हमने पूर्व अध्याय में यानी कि स्नेह अध्याय के अंदर बताया था कि आपको सबसे पहले स्नेहन कराना है, तब जाके स्वेदन कराना है, तब जाके उसके बाद आपको पंचकर्म के अंदर आना है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम श्वेत अध्याय के बारे में। अब श्वेत अध्याय जैसे हमने पहले देखा था, जो हमारा स्नेह अध्याय है वो हमारा कल्पना चतुष्क के अंदर आता है। इसी तरह से हमारे श्वेत अध्याय भी कल्पना चतुष्क के अंदर आता है। देखो, इस चीज़ को एक बार समझ लो आप, चतुष्क को। कि चतुष्क कभी कभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि ये श्वेत अध्याय या चरक सूत्र सन 14 कौन से चतुष्क में आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो आपको एक निमोनिक याद रखना है, BSN क्रिया। अब देखो, BSN से मुझे क्या याद आता है, या आप लोगों को याद आना चाहिए, BSN से आता है जो BSNL की जो सिम होती है, इसकी जो क्रिया है वो बहुत बेकार थी। ठीक है। मतलब अच्छी क्रिया नहीं करता था BSNL, ऐसे रखना, BSNL की क्रिया है। ठीक है। जो BSNL की सिम आती थी उसकी जो क्रिया है, तो B से आपको याद आ जाएगा भेषज चतुष्क। ठीक। और S से आ जाएगा आपका स्वस्थ चतुष्क, और N से आ जाएगा आपका यहाँ पर निर्देशक चतुष्क। अब आप खुद भी ऐसे नहीं है, इन नाम को खुद भी समझ सकते हो। जैसे पहला जो चतुष्क है वो भेषज है। भेषज चतुष्क क्यों है, क्योंकि इसमें मेडिसिन के बारे में तो पढ़ते हैं भाई। सबसे पहले हमने फुलानी द्रव्य, मुलानी द्रव्य, ठीक है, फुलानी द्रव्य, मुलानी द्रव्य हो गए। और चैप्टर नंबर 2 में सरोवेचन द्रव्य वगैरह पढ़े, या वागु पढ़े। चैप्टर नंबर 3 में हमने ले वगैरह का वर्णन किया। फिर हमने चैप्टर नंबर 4 षड्विवेचन अध्याय में हमने यहाँ पर कसायों के बारे में, महाकसाय के बारे में पढ़ा। तो जितनी बहस थी हमने शुरू के 1 से लेकर 4 चैप्टर तक पढ़ी। उसके बाद 5 से लेकर 8 चैप्टर की बात आती है। तो इसमें जब स्वस्थ की बात है, इसमें तस्य मासतम अध्याय आता है, मात्रा मासतम अध्याय आता है। मतलब ऋतुओं के बारे में बताया गया है कि वेगों को नहीं धारण करना है, ठीक है, कितनी मात्रा में आहार का सेवन करना है, तो ये बताया गया था। उसके बाद आता है 9 to 11, ठीक है, जिसमें हमारा खड़ग चतुष्पाद, महाचतुष्पाद। तो ये जितने भी हमारे वेद है, तो उन वेदों के लिए निर्देश किया गया है। ठीक है। निर्देश मतलब एक तरीके से यहाँ पर कुछ बताया गया है। उसके बाद आता है हमारा के से आता है कल्पना चतुष्क। अब देखो, कल्पना चतुष्क के अंदर आते हैं हमारे, सॉरी 9 to 11 नहीं होगा, 9 to 12 होगा, 30 to 16। अब इसमें कल्पना क्या है, इसमें फॉर्मुलेशन अब सीखोगे। जैसे 13 चैप्टर में हमने देखा किस तरह से स्नेह बनाना है, इसमें हम देखेंगे श्वेत अध्याय में। उसके बाद आएगा हमारा उपकलमान्य अध्याय। तो इन सभी में हम कल्पना फॉर्मुलेशन तैयार सीखेंगे। ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा आर से आता है रोग चतुष्क। ठीक। जो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर ही कंप्लीट भी कराया था, अष्टमुद्रम अध्यायम। ठीक है। तो 17 से लेके ये हमारा होता है 20 तक। तो इसमें अष्टमुद्रम अध्याय में आता है, और महारोग अध्याय मतलब रोग के बारे में इनके अंदर वर्णन होगा। देन इसके बाद आता है योजना चतुष्क। ठीक। जो कि आपको 21 से 24 चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा ए से आएगा अन्नपान चतुष्क, अन्न के बारे में। ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया जाएगा कौन सा अन्न जो श्रेष्ठ है, कौन सा अन्न श्रेष्ठ नहीं है, जो आपको 25 से लेकर 28 तक मिलते हैं। और जो जो चैप्टर होते हैं वो हमारे संग्रह द्वय के अंदर आते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो BSN क्रिया से। ठीक। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, ट्रिक याद रख लेना चतुष्क के अंदर कि BSN क्रिया, इससे आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है। तो N के से याद रखना कौन सा चतुष्क है, कल्पना चतुष्क है, कल्पना चतुष्क। और हर चतुष्क में कितने चैप्टर होते हैं, 4 चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें स्वेदन के बारे में। ठीक है। अब देखो, स्वेदन क्या होता है, मतलब कोई भी ऐसी क्रिया, कोई भी ऐसे प्रोसेस जिसमें शरीर में स्वेटिंग उत्पन्न की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, उसको हम स्वेदन कहते हैं। ठीक है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पर आपको एक लाइन और देखने को मिलेगी जब आप चरक सूत्र स्थान 25 पढ़ोगे। ठीक है। और ये चरक सूत्र स्थान जो 25 है, इसका जो नाम है वो होता है यजपुरुषम अध्यायम। तो इसके अंदर हम देखेंगे एक लाइन लिखी होती है कि स्वेदो मार्दव कारनाम। मतलब जो स्वेद होता है वो मार्दव होता है। मार्दव मतलब मृदुता उत्पन्न करने वाला होता है। जैसे आपने पित्त प्रकृति के अंदर देखा होगा ना, जो पित्त प्रकृति होती है उनका जो शरीर होता है थोड़ा मार्दव होता है, थुलथुला सा होता है। तो ये स्वेद भी कैसा होता है, थोड़ा उष्ण होता है, जो कि क्या करता है, हमारे शरीर को मार्दव करने का काम करता है, मृदु करने का काम करता है, सॉफ्ट करने का काम करता है। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करी।
तो इसकी जो डेफिनेशन थी वही है, जिन क्रिया के द्वारा शरीर में स्वेद उत्पन्न होता है उनको हम स्वेदन कहते हैं। जैसे नॉर्मल भाषा में आपने देखा होगा आपकी मम्मी वगैरह जो ये सिकाई करती है, जैसे कहीं लग जाती है तो सिकाई कर देती है, ठीक है। वैसे हमें सिकाई चली रही है तो मैं एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो, दो प्रकार की इंजरी होती है। एक होती है हमारी अभी, जैसे मान लो किसी की इंजरी हुई है, एक होती है कि अभी एक सडन हुई है, एक होती है क्रोनिक। जब भी कोई सडन इंजरी हुई है, जैसे कोई अभी यहाँ पर किसी को चोट लग गई है और यहाँ पर ऐसे लीला लीला सा हो गया, रेड 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 सा हो गया है, तो उसमें जो आपको यहाँ पर थेरेपी करनी चाहिए वो आइस थेरेपी करनी चाहिए। लेकिन बहुत लंबे समय से अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपको हॉट थेरेपी करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्वेदन बताया गया है कि जिन क्रिया के द्वारा शरीर में स्वेद उत्पन्न किया जाता है उसे हम स्वेदन कहते हैं। नॉर्मल भाषा में इसे सिकाई भी कह सकते हैं। अब एक पार्ट सिकाई, एक पार्ट ऐसा नहीं केवल सिकाई है, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखो एक और चीज़ मुझे याद आई है अभी, जो ये स्वेदन है, जो अभी आपने पहला जो चैप्टर देखा था वो स्नेहन देखा, और जो दूसरा चैप्टर देखा वो देखा स्वेदन, ठीक है। अभी BMS सेकंड प्रॉफ के अंदर आपका जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है वो स्नेहाध्याय से होता है, चरक संहिता का, और दूसरा होता है स्वेदन, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए। अभी आप लंघन ब्रहणन के अंदर जब जाओगे ना, लंघन के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, ठीक। देखो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा षड्विध उपक्रम, ठीक है। तो ये सब षड्विध उपक्रम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे षड्विध उपक्रम क्या क्या होते हैं तो मैं अभी बता देता हूँ। देखो, एक होता है आपका संतर्पण और एक होता है अवतर्पण। तो ये संतर्पण अवतर्पण केवल द्विध उपक्रम, ये कौन से उपक्रम है? द्विध उपक्रम है, ठीक है। मतलब दो प्रकार के ट्रीटमेंट, उपक्रम मतलब ट्रीटमेंट है, जो कि किसने माने थे? आचार्य बागवट ने माने थे, ठीक है। अब यहाँ पर संतर्पण के अंदर भी 3 आ जाते हैं और अवतर्पण के अंदर भी 3 आ जाते हैं। जैसे कि अवतर्पण के अंदर 3 कौन कौन से आ जाएंगे? लंघन आ जाएगा। अभी देखो इसको हम आगे भी समझेंगे, अभी के लिए समझ लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। लंघन, स्वेदन, देखो लंघन के बाद रुक्षण होगा, LRS, लंघन, रुक्षण और स्वेदन, ठीक है। अवलंघन का अपोजिट कर देना। अब लंघन का अपोजिट क्या हो जाता है? भ्रंणन हो जाता है। और रुक्षण का जो अपोजिट हो जाएगा वो स्नेहन हो जाएगा, और स्वेदन का जो अपोजिट हो जाएगा वो स्तंभन हो जाएगा। मैंने इस तरह से याद करा था कि इसके 3 होते हैं और इसके 3 होते हैं, तो ये जो 6 हो गए टोटल, ये क्या हो गए? षड उपक्रम हो गए, षड्विध उपक्रम हो गए, मतलब 6 उपक्रम हो गए। ये किसके अनुसार है आपके षड्विध उपक्रम? ये आचार्य चरक के अनुसार है, ठीक है। अब देखो इन्हीं के अंदर आपके 2 चीज़ आ रही है, कौन कौन सी? एक स्नेहन आ रहा है और एक स्वेदन आ रहा है। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आ रही है। तो ये स्नेहन और स्वेदन है, दोनों किसका पार्ट है? आपका षड्विध उपक्रम का पार्ट है। तो इतना याद रख लेना कि जो स्नेहन है और जो पहला वाला चैप्टर था हमारा स्नेहन, और ये स्वेदन, ये दोनों षड्विध उपक्रम के अंदर है। ये अब जब हम लंघन वाला चैप्टर आएगा तो वहाँ पर भी हम आपको ये चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। उसके बाद हम लाभ देख लेते हैं कि स्नेहन से स्वेदन, कि स्नेहन के बाद हमें स्वेदन कराना है। देखो याद रखना कि स्नेहन के बाद हमेशा स्वेदन कराना है, डायरेक्टली आपको स्वेदन नहीं कराना है, ठीक है। तो स्नेहन के बाद जब आप स्वेदन कराते हो तो आपके जो वात और कफ रोग है वो शांत हो जाते हैं। देखो स्पेशली नोट याद रखना, केवल वात और कफ रोग शांत होते हैं, क्योंकि जो स्वेद होता है वो खुद कैसा होता है? उष्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल वात और कफ रोग शांत होते हैं। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया गया है? आचार्य सुश्रुत कहते हैं अगर वात कफ के साथ अगर अल्प मात्रा में पित्त भी है तो वे भी शांत कर देता है अगर हम द्रव स्वेद कराते हैं। देखो आचार्य चरक ने क्या कहा? आचार्य चरक ने कहा कि जो भी हम स्वेद कराते हैं, स्वेदन कराते हैं, वो किसके लिए लाभदायक होती है? मतलब जो भी रोग वात और कफ की वजह से होते हैं उन रोगों में स्वेदन बढ़िया होता है, ठीक है। अब बहुत सारे होते हैं, सैटिका वगैरह हो गया, गृहदृष्टि इसको हम बोलते हैं, ठीक है। या आपकी बहुत ज़्यादा पृष्ठग्रह हो गया, ठीक, और ये कटी हो गया। मतलब इनमें क्या होता है, कभी कभी स्टिफनेस वगैरह आ रहा है, कफ की वजह से कोई रोग हो रहे हैं, तो हम आगे चल के भी देखेंगे कितने रोग हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते, ठीक। तो उसके बाद आता है हमारा सुश्रुत। ये तो बोला आचार्य चरक ने। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं? आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि स्वेदन, अगर आप स्वेदन के अंदर भी एक टाइप होता है, वो होता है द्रव स्वेद। द्रव स्वेद का क्या मतलब? मतलब जब आप लिक्विड से स्वेद कराते हो तो वो वात कफ के साथ पित्त को भी, अगर पित्त अल्प मात्रा में तो उसको भी शांत कर देता है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये वात कफ को शांत करता है और जो बढ़ा हुआ पित्त है उसको भी यहाँ पर वृद्धि नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से आचार्य सुश्रुत ने कहा है अगर आप द्रव स्वेद कराते हो। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ही समझा दिया है। अभी तक आपको क्या चीज़ समझ में आनी चाहिए? अभी तक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्वेदन की परिभाषा क्या है, कि जिन भी क्रियाओं के द्वारा शरीर में स्वेद उत्पन्न किया जाता है उसे स्वेदन कहते हैं, और स्वेदन को हमेशा स्नेहन के बाद कराना है। स्नेहन के बाद हमेशा स्वेदन कराना है, और ये स्वेदन कराने से क्या होता है, जो भी वात कफ रोग है वो शांत हो जाते हैं, जो भी वात कफ रोग है वो शांत हो जाते हैं,
ठीक। लेकिन आचार्य सुश्रुत कहते हैं वात कफ के साथ जो हमारा पित्त रोग है वो भी, उसकी भी वृद्धि नहीं होती है, ठीक है, अगर आप द्रव स्वेद कराते हो। तो ये आचार्य सुश्रुत ने कहा है, पीजी पर्पस के लिए और एमसीक्यू पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसका यहाँ पर एक रीजन दिया गया है क्यों जो उष्ण है वो वात को और कफ को शांत करता है। पहला जो रीजन बताया गया है कि जो वात होता है वो शीतल होता है और जो हमारा स्वेद होता है वो कैसा होता है, उष्ण होता है, जिसकी वजह से वात को शांत कर देता है। दूसरा क्या बताया, जो कफ होता है वो सौम्य होता है और स्वेद कैसा होता है, आग्नेय होता है, तो इसकी वजह से वो कफ को शांत कर देता है। ये दो रीजन हो गए क्यों वात और कफ को ही शांत करता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने बताया कि स्नेहन के बाद आपको स्वेदन कराना है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी बॉडी में जो वात है उसका समन हो जाएगा। और एक बार वात समन हो गया तो उसके बाद क्या बताया गया है कि वात दोष शांत, जब वात दोष का समन हो जाए, शांत हो जाए, तो मल मूत्र शुक्र ये शरीर में किसी भी प्रकार नहीं रुकते, ठीक है। जैसे मान लो कि आपकी कोई पेशेंट है, उस पेशेंट में कह रहा है कि वात दोष बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से उसका मल है, मूत्र, शुक्र है, वो रुके हुए हैं, ठीक है। मल सूख गया बिल्कुल भी, मल बिल्कुल सूख गया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गया है, ठीक है, मूत्र नहीं आ रहा है, ठीक। तो अगर हम उसमें क्या करते हैं कि हम स्वेदन से उसके वात को शांत कर देते हैं, वात को कम कर देते हैं, तो जो रुका हुआ जो मल था, ठीक है, जो रुका हुआ मल था, मूत्र था, शुक्र था, वो सारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप बताया है कि अगर एक वात दोष समन हो जाए तो मल मूत्र अवरोध एवं शुक्र रसमल रोग नहीं होते। तो बताया गया है जो मूत्र मल और मूत्र जो रोग अवरोध हो रहे थे, शुक्र रसमेरी हो रही थी, ये रोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि स्वेदन द्रव्य के गुण, ठीक है। अब देखो आप आगे अलग अलग प्रकार के स्वेदन पढ़ोगे, ठीक, तो उन स्वेदन के अंदर हम किन किन द्रव्य का प्रयोग करते हैं, मतलब उनके गुण क्या है, ठीक है। मेनली इनके गुण के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि उष्ण होगा, जो भी हम द्रव्य कराएंगे वो उष्ण होगा, तीक्ष्ण होगा, क्षर होगा, स्निग्ध होगा, रुक्ष होगा, सूक्ष्म होगा, द्रव होगा, स्थिर होगा, गुरु गुण होगा, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे कि आपको कि हमारा जो जो स्वेदन होता है वो साग्नि के द्वारा भी होता है और बिना अग्नि के भी होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से द्रव्य हम लेंगे, तो जो जो द्रव्य लेंगे उनके क्या क्या गुण देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर ये बताए गए हैं, ठीक है, साग्नि स्वेद के अंदर, ठीक। तो उसके बाद आता है हमारा स्वेदन। स्वेदन में कंपैरिजन बताया गया है कि स्वेदन की कंपैरिजन कि स्नेहन और स्वेदन जैसे काष्ठ के इच्छा अनुसार घुमाया जा सकता है, इसी तरह शरीर को भी यहाँ पर हम किसी दोषों के अंदर निकाला जा सकता है। देखो यहाँ पर एक कंपैरिजन बताया गया, उपमा का मतलब है कंपैरिजन। अब कंपैरिजन कैसे बताया गया है, यहाँ पर ये कह रही है कि जिस तरह से स्नेहन और स्वेदन से जो सूखी हुई लकड़ी होती है, काष्ठ एक सूखी हुई लकड़ी होती है, उसको हम इच्छा अनुसार ऐसे मोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो स्नेहन और स्वेदन से हम क्या कर सकते हैं, जो दोष हमारे शाखा में है, तो उन दोषों को हम यहाँ पर आपके कोष्ठ के अंदर ला सकते हैं और कोष्ठ के अंदर से फिर हम बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक कंपेरिजन दिया गया है, ठीक है। और फिर एक चीज़ और भी बताई गई है कि अगर आप बिना स्नेहन और स्वेदन के, मतलब अगर आप बिना स्नेहन और स्वेदन के आप संशोधन कराते हो, मतलब डायरेक्टली दोषों को बाहर निकालना चाहते हो, तो आपके शरीर का यहाँ पर नाश हो जाएगा, दोष नहीं निकलेंगे। तो इतना आप इससे एक कंक्लूजन आप निकाल लो कि जब भी आपको संशोधन कराना है तो सबसे पहले स्नेहन और स्वेदन कराना है। अगर बिना स्नेहन और स्वेदन के आप दोषों को बॉडी से बाहर निकालते हो, जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, और आप बैठे झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर का मतलब ये है कि आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आपने बस पढ़ लिया है चरक संहिता में कि कफ बढ़ रहा है तो वमन कराना है, और ये नहीं पढ़ा कि उससे पहले स्नेहन और स्वेदन कराना है, ठीक है, वो आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो वो पढ़ा नहीं है तो आप डायरेक्टली अगर वमन कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी बॉडी से कोई भी यहाँ पर जो वमन आप कफ के लिए करा रहे हो, कोई भी हमारे कफ बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और ऊपर से आपकी जो बॉडी है वो उसका भी नाश हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप वमन करा रहे हो बिना स्नेहन स्वेदन के, तो उसमें आप खून की उल्टी भी हो सकती है, ठीक है, या फिर जो आपके स्रोत उसमें अवरोध उत्पन्न हो सकता है। तो ये यहाँ पर बताने की उन्होंने कोशिश की है। तो इतना आपको कंक्लूजन याद रख लेना है कि सबसे पहले जो पूर्व कर्म है, तो इस पूर्व कर्म में क्या इंपॉर्टेंट है, इस पूर्व कर्म में पहले स्नेहन कराना है, स्नेहन के बाद स्वेदन कराना है। ये आप दिमाग में गांठ बांध लो, जब भी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाओगे तो स्नेहन कराना है, स्नेहन के बाद स्वेदन कराना है। अब देखो स्नेहन और स्वेदन, अब ये स्नेहन आप घी, यहाँ पर हम क्या पिलाते हैं, जनरली घी की हम बात करते हैं, घी तेल वगैरह पिलाते हैं, तो उसके लिए आपकी बॉडी की जो अग्नि है वो भी तेज होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, दीपन पाचन द्रव्य देते हैं, मतलब ऐसे द्रव्य ऐसी औषध देंगे जो उसकी बॉडी में अग्नि को बढ़ाने का और जो भी आम है उसको पाचन करने का,
ठीक है। जैसे मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ कि जैसे मान लो कि आप डॉक्टर हो, ठीक है, आप कल आगे जाके एक डॉक्टर बनोगे। आपने कहा था, आपने पढ़ा था कि स्नेहन स्वेदन कराना है। आपने केवल दो ही चीज़ याद रखी है कि स्नेहन और स्वेदन प्लान कराना है। स्नेहन में घृत सेवन कराना है या तेल का सेवन कराना है, कोई भी स्नेह का हम यहाँ पर सेवन करा सकते हैं। ठीक, आपने कोई पेशेंट आया, ठीक है, तो इस पेशेंट में आपने करा दिया, इस पेशेंट में आपने घी पिला दिया, लेकिन आपको पता नहीं थी कि ये जो पेशेंट है उसके आम था। ठीक है, समझ रहे हो, आम था मतलब अनडाइजेस्टेड फूड था, और पहले से ही अनडाइजेस्टेड फूड था। जो आपने घी पिलाया है तो वो आम को क्या कर देगा, ये घी या जो भी स्नेहन वो आम के साथ मिलके और भी ज़्यादा आम की वृद्धि कर देगा और आप में इसके उपद्रव देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपने चरक संहिता को बिल्कुल अपनी गीता की तरह पढ़ा है, या जो भी आपकी कुरान वगैरह है, जो भी आप मानते हो धर्म को, उसके अनुसार बिल्कुल दिल से पढ़ा है। और आपने पता है कि सबसे पहले हमें दीपन और पाचन कराना है। ठीक है, अब दीपन क्यों कराना है कि जो भी आप घी पिला रहे हो इससे इसको पचा सके। पाचन क्यों कराना है, ताकि आपकी बॉडी में जो भी आम हो उसका पाचन कर सके। ठीक है, तो इस वजह से समझ रहे हो बात को। तो ये मैं देखो, मैं इस पर इतना जोर क्यों डाल रहा हूँ। मैं नॉर्मली थ्योरी पढ़ा के भी आपको निकल सकता हूँ। मेरा यही मानना है कि अगर आप सेकंड प्रॉफ में आ गए हो और अगर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस समझनी है तो इन चीज़ों को थोड़ा आपको समझना आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखते हैं सफल संवेदन का आधार। ठीक है, सफल संवेदन का आधार बल और अबल, मतलब आप चाहते हो कि जो आपका संवेदन है वो सफल हो, तो उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी पेशेंट आपके क्लिनिक पे आ रहा है उसका बल और अबल देखना पड़ेगा। ठीक है, बल और अबल देखो, रोग ऋतु, रोग रोगी और ऋतु का, ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा। ठीक है, और उसके बाद है कल्पना ऑफ द्रव्य अकॉर्डिंग टू दोष। ठीक है, देखो जिस शरीर प्रदेश में जिस प्रकार जितना स्वेद करना उचित हो उतना ही मात्रा में स्वेद कराना चाहिए। मैं अभी इसको यहाँ पे समझाता हूँ। तो इन्होंने क्या कहा है, देखो इनका क्या कहना है। ये कह रहे हैं कि रोग ऋतु, रोग रोगी और ऋतु इनके बल और अबल को देखकर, ठीक है, रोग ऋतु और रोगी इनके बल और अबल को देखकर हमें निश्चय करना है कि उस रोगी को हमें कितना स्वेद कराना है। ठीक है, अब वही वाली बात है फिर से देखो। तो ये है, ये कोई पेशेंट अगर आपके पास आता है तो इसमें कह रहा है कि आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आया और आपने क्या कराया, आपने तो सीख रहा है, आपने तो सीख लिया, आपने तो रट लिया, सीखा क्या, रट लिया कि स्नेहन कराओ और स्नेहन के बाद स्वेदन कराओ। ठीक है, इतना आसान थोड़ी है भाई। पहले तो आपको दीपन पाचन कराना है। ठीक है, दीपन पाचन के बाद स्नेहन स्वेदन कराना है। अब यहाँ पर जब स्नेहन हो गया, जैसे मैंने स्नेहन पहले वाले चैप्टर में बताया था, वैसे ही आपको इस स्टेपों से स्नेहन करना है, उसके बाद स्वेदन पे आना है। अब ऐसा नहीं है कि स्वेदन, अच्छा जो कोई भी पेशेंट आ रहा है स्वेदन करा रहे हो, नहीं, उसमें भी आपको यहाँ पर टर्म और कंडीशन दी गई है कि स्वेदन कराने के लिए रोग को देख लो, उसका रोग कौन सा है। ठीक है, मान लो अगर उस पेशेंट को पित्तज रोग हुआ और पित्तज रोग में आप क्या करा रहे हो, स्वेदन करा रहे हो। ठीक है, अगर पित्तज रोग में स्वेदन करा रहे हो तो इसके उपद्रव बढ़ जाएंगे और भी ज़्यादा यहाँ पर इसके रोग देखने को मिल जाएंगे। ठीक, फिर उसमें से जो वातज कफज बचे इनके लिए ही हम कराते हैं। ठीक है, वातज कफज के लिए ही कराते हैं। तो हमें देखना है कि वातज रोग है, कफज रोग है। हमने देख लिया कि वो जो रोग है वो कफज है, वातज है, कोई भी हो सकता है। उसके बाद हमें रोग देख लिया हमने, तो रोगी फिर हम देखेंगे रोगी। हम देख रहे हैं जो रोगी है वो हमारा बालक है, मतलब बालावस्था में है, युवावस्था में है, वृद्धावस्था में है, उसका बल कितना है, ये सब चीज़ देख रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं ऋतु। ठीक है, हम ऋतु भी देख रहे हैं। अब जैसे मान लो ग्रीष्म ऋतु है, अब ग्रीष्म ऋतु है और ग्रीष्म ऋतु में आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उसे स्वेद करा रहे हो। ठीक है, देखो पहले तो ग्रीष्म ऋतु थी, आपकी बॉडी में बिल्कुल बल छीन बल है बिल्कुल, और ऊपर से ऋतु भी ग्रीष्म है, उसमें आपके शरीर में वैसे ही कुछ नहीं होता है और आप उसमें से महास्वेद करा रहे हो। महास्वेद मतलब बहुत ज़्यादा स्वेद करा रहे हो, तो ऐसे पेशेंट में वो चक्कर खा के गिर सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, मतलब क्रिटिकल कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, तो जब भी तो हमारे आचार्य ने बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में व्यायाम नहीं करना चाहिए और आप इसे महास्वेद दे रहे हो। पहले जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ऊपर है और ऊपर से आप उसको और भी ज़्यादा स्टीम से उसका टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो, तो इसके वाइटल ऑर्गन को हार्म हो सकता है। ठीक है, तो सही होने की जगह उसके जो दोष है वो भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ही उन्होंने ये बताया है कि आपको ये सब चीज़ देखनी है। तो ये कैसे देखनी है कि आपको स्वेद ज़्यादा कराना है, मध्यम कराना है या कम स्वेद कराना है। ठीक है, तो ये इनके हम भेद से समझते हैं। देखो अब हम पहला रोग, रोगी और ऋतु, पहले हम देखते हैं जो रोग है। अगर रोग बलवान है, ठीक है, मतलब रोग बलवान कहने का मतलब है जो वातज कफज की वजह से जो रोग हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रोग बलवान है तो आप इसमें महास्वेद करा सकते हो, मतलब स्वेद ज़्यादा करा सकते हो।
ठीक। और दूसरा, अगर रोगी बलवान है तो भी आप, अगर रोगी बलवान है तो स्वेद को झेल सकता है, ज़्यादा स्वेद कराने को इसमें कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है। अब ऋतु क्या है, शीतकाल ऋतु है। अब शीतकाल ऋतु है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें हम ज़्यादा क्या करा सकते हैं, स्वेद करा सकते हैं। देन उसके बाद आता है मध्यम। अब देखो यहाँ पर क्या है कि बल मध्यम बल है, ठीक है। अभी बल का कैसे पता लगता है कि सर बल कैसा, उसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी रोग निदान। तो रोग निदान में बल का, पाचन शक्ति का, इन सभी का ज्ञान अच्छे से आपको समझाया जाता है, कराया जाता है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर अच्छे से समझ लोगे। उसके बाद रोग के बल को देखना है कि रोग का बल अगर मध्यम है और रोगी भी मध्यम है, ठीक है। और ऋतु भी कौन सी, साधारण शीत है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है। तो इसमें आप कह रहे हैं मध्यम स्वेद कराओगे। और दुर्बल स्वेद कब कराओगे, मतलब कम स्वेद कब कराओगे, जब रोग भी बिल्कुल मतलब हल्का सा रोग हो और रोगी का भी जो बल है वो भी कम है, और दूसरा जो ऋतु है वो भी कम शीतकाल है, मतलब कहीं ना कहीं ग्रीष्म ऋतु है। तो इसमें आप थोड़ा ही स्वेद यहाँ पर कराओगे, ठीक। फिर उसके बाद और 3 भेद बताए गए हैं। देखो, एक होता है स्निग्ध स्वेद। स्निग्ध स्वेद कब कराओगे आप, वातजन्य विकारों में, ठीक है। मतलब जो भी विकार, जो भी रोग आपको वात की वजह से हो रहे हैं, उन केसेस में आपको यहाँ पर स्निग्ध स्वेद कराना है। अब जैसे वातजन्य विकार कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। आगे चल के आप देखोगे जैसे सियाटिका भी है। सियाटिका में वैसे वात कब दोनों इन्वॉल्वमेंट होते हैं, लेकिन मेनली वात होता है। तो यहाँ पर जो स्वेद कराना है वो कौन सा कराना है, स्निग्ध स्वेद कराना है, ठीक है। चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ वातजन्य विकारों में, आपको थोड़ा और क्लियरिटी मिलेगी। वैसे तो मैंने ये अपने यूट्यूब पर पहले ही डाल दिए थे दोनों चैप्टर, सबसे पहले इसलिए मैंने कराए थे ताकि आप ये चीज़ें थोड़े से अच्छे से समझो, ठीक है। ये सारे नोट्स मेरे बने पड़े हैं, ठीक है। तो अष्टोनंदी अध्याय महारोग अध्याय, ठीक है। तो पहले महारोग अध्याय को देखते हैं। नहीं, महारोग थोड़ी ना, अष्टोदर्म अध्याय में चैप्टर नंबर 19, ठीक। अब देखो, इसमें हमने जो यहाँ पर रोग देखे थे, मिल जाए यार, नहीं इसमें नहीं थे, सॉरी, महारोग अध्याय के अंदर थे। इसी महारोग अध्याय के अंदर ही वो 80 प्रकार के नानात्मक विकार थे। जैसे देखो, ये हमारे के वात के 80 प्रकार नानात्मक विकार है। इसका मतलब ये है कि ये जो रोग होंगे ये केवल वात की वजह से होते हैं, ठीक है। जैसे नखभेद हो गया, विपादिका हो गया, पादसूल हो गया, पादभ्रंश हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तो अच्छे से समझाया था हर एक के बारे में, ठीक। मतलब इनमें से अगर कोई भी आपको रोग दिख रहा है ना, तो आपको यहाँ पर कैसा स्वेद कराना है, स्निग्ध स्वेद कराना है। तो फिर से बता रहा हूँ कौन सा स्वेद कराना है, स्निग्ध स्वेद कराना है, ठीक है। अब इनका क्या क्या मतलब है वो वहाँ पर अच्छे से देख लेना और आपको अच्छे से समझ लेने हैं, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि किस पेशेंट में हमें स्निग्ध स्वेद कराना है, किसमें रुक्ष स्वेद कराना है। देखो, ऐसे ही नहीं कहा जाता आयुर्वेद को, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि आयुर्वेद को रट के पास हो जाओगे और आप क्लिनिक भी अच्छा चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। बार बार आपको इस चरक संहिता को पढ़ना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक। फिर आता है रुक्ष स्वेद। अब देखो, रुक्ष स्वेद जितने भी कफजन्य विकार है, देखो मेनली 20 प्रकार के कफजन्य विकार होते हैं। मुख का माधुर्य हो जाना, ठीक है, मुख माधुर्य हो जाना, कंठ में म्यूकस का सा चिपका होना, ये सारे बहुत सारे होते हैं इसी तरह से, ठीक। और फिर में वगैरह, ठीक है। तो ये जितने विकार होंगे वो कफ की वजह से होंगे, और उनमें हमें कैसा स्वेद कराना है, रुक्ष स्वेद कराना है। समझ रहे बात को। फिर आता है, एक होता है स्निग्ध और रुक्ष स्वेद। मतलब जब वात और कफ, मतलब ऐसा जो रोग है वो वात की वजह से और कफ की वजह से, दोनों की वजह से जो रोग हो रहा है, तो उनमें हम जो स्वेद कराएंगे वो दोनों से मिलकर करा देंगे, स्निग्ध भी करा देंगे और रुक्ष भी करा देंगे, ठीक। उसके बाद 2 भेद बताए गए हैं। देखो, 2 भेद कैसे बताए गए हैं, एक बताया गया है कि आमाशय और एक बताया पक्वाशय। ये भेद नहीं है, भी समझाता हूँ कैसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे उन्होंने बताया गया है कि यदि अमाशय में अगर वायु कुपित होती है तो सर्वप्रथम आपको रुक्ष स्वेद कराना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि अमाशय में अगर वायु कुपित हो रही है तो वायु कुपित या वातजन्य के लिए तो हमें सबसे पहले स्निग्ध स्वेद कराना चाहिए कि वायु कुपित है तो इसको ही शांत करो सबसे पहले। लेकिन सर तो ऐसा नहीं बता रहे हैं। अब इसका क्या रीजन हो गया भाई, देखो इसको भी मैं समझा देता हूँ। देखो, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ये आपकी क्या है, अमाशय। इससे बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ, चलो अभी ध्यान आ ही गया है तो, ठीक है, ऐसे। और ऊपर जो ये हमारा इतना जो रीजन है, ये हमारा चेस्ट वाला रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से ये बना देते, लंग्स भी बना देते हैं, ठीक। और यहाँ पर साइड में ही आपका हार्ट भी बना देते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझिए। देखो, सबसे पहले इनका स्थान देख लिया आचार्य चरक ने, जो हमारा कफ का जो स्थान बताया गया है। देखो, पहले वात से स्टार्ट करते हैं। वात का जो स्थान बताया गया है वो पक्वाशय बताया गया है, और पित्त का जो स्थान बताया गया है वो अमाशय बताया गया है, ठीक है। इनमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि मुझे सुश्रुत का कभी कभी ध्यान आ जाता है, ठीक है, और कभी कभी मुझे
आचार्य चरक है, इनमें थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता हूँ, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है ये चीज़ें कि किसमें कहाँ पर होता है। ये जो उर प्रदेश है, पूरा जो उर प्रदेश है, चेस्ट वाला रीजन है, इसमें कफ का स्थान होता है, ये बताया आचार्य चरक ने। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जो उर प्रदेश है इसमें कफ का स्थान होता है, और जो हमारा अमाशय है उसमें पित्त का स्थान होता है, और जो हमारा ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसमें वात का स्थान होता है। ये किसने बताया है, देखो ये बताया आचार्य चरक ने। अब देखो यहाँ पर क्या बताया मैंने, यहाँ पर बताया कि यदि आपकी अमाशय में वायु कुपित हो जाती है, जैसे मैंने बताया ये अमाशय है, इसमें कौन सा दोष कुपित हो गया, इसमें जो दोष कुपित हो गया ये वायु कुपित हो जाती है, ठीक है। और आपने तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी वातजन्य विकार होते हैं तो इसमें स्निग्ध स्वेद है, क्योंकि स्निग्ध क्या करेगा, वात को समन कर देगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रीटमेंट देना चाहिए वो देना चाहिए, हमें स्निग्ध स्वेद कराना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट से तो यही समझ में आना चाहिए ना सर, यहाँ पर तो हमें स्निग्ध स्वेदन कराना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कराएंगे, ठीक है। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये सिंपल सा है कि जो अमाशय है वो किसका यहाँ पर स्थान है, अमाशय मेनली किसका स्थान है, अमाशय हो पित्त का स्थान, मेनली किसका स्थान है, पित्त का स्थान है। तो सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट किसका करना है, हमें सबसे पहले ट्रीटमेंट करना है आश्रय का, जो इसको रहने के लिए जगह दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आश्रय क्या करता है, इसको रहने के लिए जगह दे रहा है। अगर आप इसे ठीक कर दोगे तो ये उसको बाद में कह रहा है आपको इसको ठीक करना है, ठीक है, समझ रहे बात को। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पर स्वेद देना है वो कौन सा देना है, वो देना है रुक्ष स्वेद, ठीक। रुक्ष स्वेद क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अमाशय में कफ प्रधान होता है, कफ दोष के लिए होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कफ दोष को यहाँ पर समन कर रहे हैं, तो इसलिए रुक्ष स्वेद, और उसके बाद स्निग्ध स्वेद दे रहे हैं। स्निग्ध स्वेद क्यों दे रहे हैं, उसके बाद जो वात दोष प्रकोपित थी, इसके अंदर वायु कुपित थी, तो उसको हम शांत करने के लिए दे रहे हैं, ठीक। एक तरीके से ये अगर आप आश्रय को ठीक कर देते हो तो आश्रय अपने आप ही ठीक हो जाएगा, आप ऐसे समझिए, ठीक है। मतलब जो जैसे अगर मैं बताता हूँ कि जैसे कोई क्रिमिनल है, ठीक है, अगर कोई क्रिमिनल है, अगर वो क्रिमिनल के साथ आप हो, ठीक है, आप उसे क्रिमिनल के लिए हमेशा उत्साहित करते हो, मतलब वो आपकी वजह से क्रिमिनल करता है, ठीक है। कोई व्यक्ति है वो आपकी वजह से कर रहा है कि आप हमेशा जो उत्सुकता करते हो या फिर उसे कोई रीजन देते हो, उसकी वजह से वो कोई ना कोई क्राइम करता रहता है। लेकिन अगर मैं आपको ही हटा दूं, ठीक, समझ रहे बात को, मैं क्या मतलब कोई पुलिस वगैरह आपको हटा दे तो वो क्राइम करेगा नहीं। वो क्राइम क्यों कर रहा था, क्योंकि या तो आप उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, या फिर आप जबरदस्ती उसे काम करा रहे थे, या फिर उसे कोई ऐसा रीजन दे रहे थे बार बार, ठीक है। तो इस तरह से है वो, ठीक है। तो यहाँ पर पकवासे में क्या है, कफ कुपित होता है, ठीक है। सबसे पहले पकवासा कफ कुपित है, लेकिन पकवासा किसका स्थान होता है, कफ का, पकवासा मेनली वात का स्थान होता है। और वात के लिए कौन सी चिकित्सा करनी पड़ेगी आपको, यहाँ पर पहले स्निग्ध स्वेद कराना पड़ेगा, देन उसके बाद यहाँ पर रुक्ष स्वेद कराना पड़ेगा। देखो आई होप गाइस ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होने। देखो ये एक ही पेज था, एक ही पेज को समझाने के लिए मैंने काफ़ी आपके लिए मेहनत किया है। इसका रीज़न यही है कि अगर आपको एक बार चीज़ें शुरुआत से समझ में आ जाती है तो फिर धीरे धीरे समझ में आने लगती है। देखो अब हम बात करते हैं स्वेदन के आगे, पहले स्वेदन अध्याय हमारा चल रहा था, इसके आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं पहले स्थान स्वेद। तो मतलब स्थान स्वेद यहाँ पर